हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 मार्च 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहली न्यूज़ है वो नेशनल पेज से ली गई है कि पूजा स्थल कानून की वैधानिकता जांचेगा सुप्रीम कोर्ट। पूजा स्थल कानून 1991 की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। शुक्रवार को कोर्ट ने कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार का मन बनाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कानून को भेदभाव और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है। मांग है कि कानून की धारा 2, 3, 4 को रद्द किया जाए क्योंकि इन प्राविधानों में क्रूर आक्रांताओं द्वारा गैरकानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थलों को कानूनी मान्यता दी गई है। कानून बनाने के केंद्र सरकार के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधानिकता पर विचार होना कुछ हिंदू संगठनों द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि पर किए गए दावे के लंबित मुकाबलों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1991 का यह कानून इन पर रोक लगाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि सैन्य वापसी पर भारत चीन में वार्ता, कई मसलों पर सहमति। देखिए, लगातार जो भारत और चीन के बीच सैन्य वापसी को लेकर वार्ता चल रही है वो सफल होती दिख रही है और कई स्तरों पर इनके फिर से जो व्यापार है वो शुरू किए जा रहे हैं। आयात और निर्यात को शुरू किया जा रहा है, यानी कि एक तरीके से जो पिछले मई में माहौल था अब उसको फिर से तैयार किया जा रहा है। भारत और चीन सीमा पर बनी तनाव की स्थिति को कम करने को लेकर विमर्श का दौर जारी रखते हुए शुक्रवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स के तहत बैठक हुई। बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया की समीक्षा की गई। बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि पैंगोंग झील के उत्तरी व दक्षिणी किनारों से सैनिकों की वापसी काफ़ी सकारात्मक रही है और इसके आधार पर अब दूसरे तनावग्रस्त क्षेत्रों से भी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिल्ली, हैदराबाद सहित 9 शहर बनेंगे उच्च शिक्षा के हब। देश के प्रमुख शहरों के बीच अब सिर्फ विकास और संसाधन जुटाने की ही नहीं बल्कि शोध और शिक्षा को लेकर भी प्रतिस्पर्धा दिखेगी। इसकी शुरुआत 9 शहरों से होगी। फिलहाल इसके लिए शहरों के चयन का काम तेजी से चल रहा है। जिन शहरों को अब तक इसके उपयुक्त पाया गया है उनमें दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, जम्मू, बेंगलोर, वाराणसी, पुणे और भुवनेश्वर आदि शामिल हैं। हालांकि इनके अंतिम चयन पर अभी मुहर लगना बाकी है। सरकार इन शहरों को शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए अलग से वित्तीय मदद मुहैया कराएगी। फिलहाल ऐसे शहरों के चयन का जो आधार बनाया गया है उनमें शोध और उच्च शिक्षण संस्थानों की मौजूदगी के साथ उद्योगों के जुड़ाव को भी देखा जा रहा है। इससे उद्योगों को भी मदद मिल सकेगी। माना जा रहा है कि इनमें चयनित होने वाले शहर उच्च शिक्षा के एक बड़े हब के रूप में विकसित होंगे। फायदा न सिर्फ देश को मिलेगा बल्कि इन शहरों की ओर से दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ साथ। तो ये जो कल क्वाड की जो वर्चुअल बैठक हुई है उसी से रिलेटेड है ये न्यूज़। उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे। कि 12 मार्च 2021 की तिथि आधुनिक विश्व इतिहास में दर्ज हो गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये को ध्यान में रखकर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच बने गठबंधन क्वाड के प्रमुखों की पहली बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई, जिसकी तुलना कूटनीतिक जानकार 1957 में पेरिस में हुई नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की पहली बैठक से कर रहे हैं। चारों देशों के नेताओं के बीच फिलहाल कोरोना वैक्सीन बनाने, अत्याधुनिक व संवेदनशील तकनीकी के इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने को लेकर 3 अलग अलग विशेषज्ञ समूह बनाने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा के बीच वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हुई बैठक और इसके बाद जारी संयुक्त बयान का संकेत साफ है कि अब विश्व में नई व्यवस्था का समय आ गया है। बैठक की शुरुआत चारों नेताओं के संक्षिप्त भाषण से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड को इस क्षेत्र में स्थिरता कायम करने के एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर चिन्हित किया और कहा कि चारों देश अब ज़्यादा नज़दीकी तौर पर काम करेंगे। इस दौरान मोदी और तीनों देशों के प्रमुखों ने सीधे तौर पर चीन का नाम लेने से परहेज किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति और जापान के
पीएम का चीन पर निशाना ज़्यादा साफ था। नेक्स्ट है कि अमेरिका में H1B वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन का नियम टला। अमेरिका में H1B वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी एक विवादास्पद नियम को टाल दिया गया है। बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप काल के इस नियम को में देरी को लेकर शुक्रवार को एक औपचारिक अधिसूचना जारी की। H1B वीज़ा धारक विदेशी कामगारों के लिए अनिवार्य न्यूनतम वेतन में वृद्धि से संबंधित है। यह वीज़ा भारतीय आईटी पेशेवरों में लोकप्रिय है। अमेरिका के श्रम विभाग की ओर से शुक्रवार को प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार नियम को प्रभावी करने की तारीख और उसके साथ क्रियान्वयन की अवधि में और विलंब किए जाने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज की जो पहली न्यूज़ है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना फिर पिछड़ी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लक्ष्य तक पहुंचने में फिर पिछड़ गई है। योजना के पूरा होने का समय इस वर्ष 31 मार्च निर्धारित है, लेकिन 4 राज्यों में यह योजना बहुत पीछे चल रही है, जबकि योजना प्रवासी मजदूरों के लिए बेहद मुफीद साबित हो रही है, यानी कि सफल साबित हो रही है। इस योजना का लाभ हर महीने 1.5 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूर उठा रहे हैं। उन्हें अन्य राज्यों से भी सस्ते गल्ले की दुकान से रियायती दरों पर अनाज मिलने लगा है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि दिल्ली, असम, बंगाल व छत्तीसगढ़ में योजना पिछड़ गई है, जिसके पूरा होने में अभी कुछ महीने और लगेंगे। योजना में 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया है। बाकी 4 राज्यों में योजना पीछे चल रही है। वैसे तो सभी राज्यों में राशन कार्ड डिजिटल हो चुके हैं, लेकिन अभी 88% राशन कार्ड ही आधार से जोड़े जा सके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 1 अप्रैल से अनिवार्य होंगे HSN कोड की बाध्यता से कारोबारी चिंतित। आगामी 1 अप्रैल से सभी कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। छोटे कारोबारियों का कहना है कि इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि HSN कोड में जरा भी गलती होने पर उन्हें 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 1 अप्रैल से कारोबारियों को सभी टैक्स, इनवॉइस और GSTR1 दाखिल करने के दौरान HSN कोड का उल्लेख करना होगा। जीएसटी विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान में सालाना 1.5 करोड़ तक का कारोबार करने वाले कारोबारियों को HSN कोड से मुक्त रखा गया है। 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वालों को 2 डिजिटल वाले HSN कोड का इस्तेमाल करना होता है। वहीं 5 से अधिक का टर्नओवर वाले कारोबारियों को 4 डिजिटल का HSN कोड देना पड़ता है। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, अपनी हद तक सीमित रहे राजनीति, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। गत 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव अभियान के दौरान जय श्री राम के नारे के उद्घोष पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायाधीशों को लगा कि इस मामले में उनके द्वारा दखल देने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि हद से हद तक उसी मामले में कुछ कर सकते हैं जिसमें किसी विजयी प्रत्याशी के खिलाफ यह कौशल दर्ज कराई गई हो, या उसने वोटों को लामबंद करने के लिए मतदाताओं को धार्मिक आधार पर लुभाया हो। जिस दिन अदालत में यह मामला चल रहा था, उसी दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम के दौरे पर थीं। वहां उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह उन्हें न सिखाए कि अच्छा हिंदू कैसे बना जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदू ब्राह्मण परिवार से हैं और चंडी पाठ करके ही घर से बाहर निकलती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हिंदुओं में धार्मिक आध्यात्मिक मामलों में प्रतिस्पर्धा नहीं है। इन मुद्दों पर हिंदू विचारों को स्वामी विवेकानंद ने सटीक रूप से समझाया है। स्वामी जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने अपनी शिक्षा में असंख्य भारतीयों का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में सामाजिक सद्भाव और सौहार्द के लिए उनकी शिक्षा का आश्रय लेना आवश्यक हो गया है। स्वामी जी ने समानता, साहस और निर्भीकता का शाश्वत संदेश दिया, जो अंग्रेजी राज में से लोहा लेने में लगे भारतीय युवाओं के लिए महत्वपूर्ण था। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में दिए अपने संबोधन में भी कहा था कि हिंदू सहिष्णुता में विश्वास करने के साथ ही सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस दृष्टिकोण से हिंदुत्व उन तमाम धर्मों से अलग है जो दावा करते हैं कि परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग केवल उनके ही पास है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हिंदू समाज बुराइयों से त्रस्त नहीं रहा। यहाँ भी जातिवाद जैसी बुराइयों को पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। इस दिशा में प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की आवश्यकता है।
स्वामी विवेकानंद ने हिंदुओं के लिए सार्वभौमिक सहिष्णुता की मान्यता पर ही बल दिया है, जो समकालीन विश्व में अत्यंत आवश्यक है। इस संदर्भ में जो सहिष्णुता भारतीय संविधान में बुनियादी तत्वों में शामिल है, उसकी कुछ जड़ें भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत में समाई है। हिंदू समाज में कई मोर्चे पर तनाव दिखता है। यहाँ जातिवाद और अन्य मुद्दों पर तनातनी देखने को मिलती रहती है, लेकिन धार्मिक अनबन का दरवाजा सदियों से बंद है। इस बंद दरवाजे पर किसी भी कारण से खरोच तक नहीं आने दी जानी चाहिए। यदि इस दरवाजे पर आघात हुआ तो इससे भारत की क्षति ही पहुंचेगी। इसके लिए जरूरी है कि राजनीति अपनी हद को पहचाने और वहीं तक सीमित रहे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि दुनिया को राह दिखाता भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल में सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किसी भी पुरस्कार की महत्ता उसे प्रदान किए जाने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करने से निहित होती है। सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्वकर्ता पुरस्कार की अहमियत जलवायु संकट के दौर में इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि यह ईंधन के वैकल्पिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण की सफलताओं को व्यक्त करता है। यह पुरस्कार भारत की उन मौजूदा ऊर्जा नीतियों का भी अभिनंदन है जो विश्व को समावेशी विकास के मार्ग पर चलने के लिए अनुप्रेरित कर रही है। इन उपलब्धि पर चर्चा से पहले इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक 2019 से जुड़ी एक प्रेरक घटना का स्मरण आवश्यक है। दिल्ली में आयोजित इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मिट्टी के कुल्हड़ से चाय परोसी जा रही है। ऊर्जा क्षेत्र में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय समागम में जहां विश्व के कोने कोने से तेल और गैस की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधि शिरकत कर रहे थे, वहां स्वदेशी का यह आग्रह भारत की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का अनुपम दृश्य था। वर्ष 1983 में स्थापित कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट वीक पिछले कुछ दशकों से ही ऊर्जा क्षेत्र की नॉलेज शेयरिंग और अभिमत निर्माण की प्रतिनिधि संस्था बनकर उभरी है। भारत में 2016 में पेरिस समझौते पर न सिर्फ हस्ताक्षर किए बल्कि ट्रंप कार्यकाल में जब अमेरिका पेरिस समझौते से बाहर हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित और विकासशील देशों को एकजुट करने में जुटे थे। भारत के लक्ष्य अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में इस दशक के अंत तक कार्बन उत्सर्जन में 30 से 35% तक की कमी का लक्ष्य लिया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में भारत बिजली उत्पादन का 40% हिस्सा और जीवाश्म आधारित ईंधन पर केंद्रित करने की प्रतिबद्धता पहले ही प्रकट कर चुका है। फ्रांस के सहयोग से स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के गठन के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की अहम भूमिका रही है। सौर गठबंधन पहल ने 2030 तक सौर ऊर्जा माध्यम से 1 ट्रिलियन वाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भारत ने परंपरागत ईंधन नीति को क्लीन फ्यूल की ओर उन्मुख कर साहसिक निर्णय लिया है। कार्बन उत्सर्जन में चीन और अमेरिका अग्रणी है, फिर यूरोपीय संघ के देशों का नंबर आता है। हालांकि पिछले एक दशक में अमेरिका कार्बन उत्सर्जन को 5 गीगा टन के स्तर पर स्थिर रखने में सफल हुआ है, वहीं चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगातार कोयला आधारित संसाधनों का प्रयोग बढ़ा रहा है। भारत विकास की तीव्र आकांक्षाओं के बीच ऊर्जा खपत में अग्रणी देशों में शुमार है। बावजूद इसके हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने में सफल हुए हैं। ऐसी स्थिति में जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अन्य आर्थिक महाशक्तियों के सिर्फ अनुयायी बनने के बजाय भारत का नेतृत्व कर्ता की भूमिका में आना हमारी उस महान संस्कृति का प्रकटन है जो प्रकृति और पर्यावरण के पारस्परिक सह अस्तित्व पर आधारित है। नेक्स्ट आर्टिकल है बेकाबू न होने पाए कोरोना। यह गंभीर चिंता की बात है कि कोरोना संक्रमण के जो मामले 10,000 प्रतिदिन तक पहुंच गए थे, वे अब बढ़कर 20,000 रोज से अधिक हो गए हैं। गत दिवस ऐसे मामले 23,000 से अधिक दर्ज किए गए। इसमें से केवल 14,000 महाराष्ट्र में, यानी आधे से अधिक महाराष्ट्र में ही निकले हैं। साफ है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण बेकाबू सा होता दिख रहा है। इसी के साथ ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात आदि के बाद अब हरियाणा और दिल्ली में भी कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, उससे इस आशंका ने सिर उठा लिया है कि कहीं पहले जैसे हालात तो नहीं बन जाएंगे। स्पष्ट है कि जहां केंद्र सरकार को कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की निगरानी बढ़ानी होगी, वहीं राज्यों को भी
नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अब भी पहले जैसे सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना के बढ़ते मामले कहीं न कहीं उस लापरवाही की देन है जो आम लोगों के स्तर पर दिखाई जा रही है। यदि टीकाकरण का अभियान गति पकड़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मास्क का इस्तेमाल करने एवं सार्वजनिक स्थलों से दूरी बनाए रखने के मामले में कोई ढिलाई दी जाए। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज की एशिया कप नहीं कराना चाहता पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी ने पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजी मालिकों को अवगत कराया है कि उनका बोर्ड इस साल एशिया कप T20 टूर्नामेंट के आयोजन के पक्ष में नहीं है। मालूम हो रहा है कि दैनिक जागरण ने पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। तो ये आज का यानी 13 मार्च 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।